की अनलिमिटेड आजादी अब से समाप्त हो जाएगी। अब तक ये सारी सोशल मीडिया कंपनियां ना तो कोई नियम मानती थी और ना ही कोई कानून मानती थी। इन्हें भारत से पैसा तो पूरा कमाना था, लेकिन जिम्मेदारी उठाने के लिए ये बिल्कुल तैयार नहीं थी। और जब जब इनसे ये कहा जाता था कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, कंट्रोल अपने तैयार कीजिए, तब तब ये हमेशा कोई ना कोई बहाना लगाती थी। आज भारत सरकार ने ऐसी तमाम अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए नए कानूनों का ऐलान कर दिया है और अब न तो सोशल मीडिया पर कोई खुलेआम फेक न्यूज फैला पाएगा और न ही अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अश्लीलता से भरी वेब सीरीज रिलीज करके आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा पाएगा। इन नए नियमों के बाद से आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आएंगे, ये बताने के लिए आज हमारे साथ कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद खुद मौजूद होंगे। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसी बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनियां आज की ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हैं, जो इंटरनेट का नशा बांटकर दुनिया को ही नहीं, भारत को भी अपना गुलाम बनाना चाहती हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों की तानाशाही अब इतनी बढ़ चुकी है कि वो बड़े बड़े देशों की चुनी हुई सरकारों की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें चुनौती दे रही हैं। तो क्या ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश का कानून मानेंगी? ये एक बड़ा सवाल है। और आज से आप सबको यह पता होना चाहिए कि अब ऐसी तमाम कंपनियों के बारे में इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर जो लोग लगातार पोस्ट लिखते हैं, झूठ फैलाते हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं, उन पर किस तरह की लगाम लगाई जाएगी। इसलिए आपको भी इन सारे कानूनों के बारे में पता होना चाहिए और उसके दो पहलू हैं। एक, ताकि आप भी सावधान रहें क्योंकि आपसे ऐसी कोई गलती ना हो जाए, और दूसरा, अगर कोई और ऐसी गलती कर रहा है तो आप उसे अब तुरंत पकड़ पाएंगे। और इसके बाद हम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ 5 दिन के टेस्ट मैच में भारत की इंस्टेंट जीत का डीएनए टेस्ट करेंगे। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 दिन में खत्म होने वाला पहला क्रिकेट टेस्ट मैच है। टेस्ट मैच आप सब जानते हैं होता तो है 5 दिन का, लेकिन यह टेस्ट मैच 2 ही दिन में समाप्त हो गया। तो ऐसी क्या जल्दबाजी थी और ऐसा क्या हुआ कि यह मैच, टेस्ट मैच 2 दिन भी पूरे नहीं कर पाया? इसका विश्लेषण आज हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए आज गाइडलाइंस जारी कर दी। If an attack is there on Capitol Hill in Congress, then social media support the police action. But there is an aggressive attack on Lal Killa, the symbol of India's freedom, where our Prime Minister swayed the national flag. You have double standard. This is plainly unacceptable. गाइडलाइंस के नियम 3 महीने के भीतर लागू होंगे। इसके तहत सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म को शिकायतों को सुनने के लिए व्यवस्था करनी होगी। शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे में कंटेंट हटाना होगा। महिला सम्मान विरोधी कंटेंट 24 घंटे में हटाना होगा। सरकार के पूछने पर कंटेंट क्रिएटर का नाम बताना होगा। सुरक्षा अखंडता के मामलों में तेज कार्रवाई करनी होगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म को 5 कैटेगरी में कंटेंट को बांटना होगा और शिकायतों के निपटारे का हर महीने ब्यौरा देना होगा। गाइडलाइन में सोशल मीडिया को सामान्य और विशिष्ट 2 कैटेगरी में बांटा गया है। नियम यूजर्स की संख्या से तय होंगे। जो डिजिटल मीडिया पोर्टल्स है, उनको भी अफवाह फैलाने का, झूठ फैलाने का यह अधिकार नहीं है। मीडिया फ्रीडम इज एब्सोल्यूट बट विथ रिस्पॉन्सिबल रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। हालांकि सरकार ने यह नहीं बताया कि नियमों के उल्लंघन पर क्या सजा होगी। कंटेंट क्रिएटर, यूजर्स या कंपनी, सजा किसे मिलेगी? सोशल मीडिया और ओटीटी के कंटेंट को लेकर गाइडलाइंस की जरूरत 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बताई थी। सोशल मीडिया पर गाइडलाइंस के नियम बनने से पहले ही कांग्रेस ने सवाल उठाए। पूछा, आपत्तिजनक कंटेंट कैसे तय होगा? ऑब्जेक्शनेबल किस कमेंट को मानेंगे, क्या यह सरकार तय करेगी? और दूसरा, मुझे तो लगता है कि ज्यादातर जो भी ऑब्जेक्शनल जो सामग्री होगी वो तो बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं की होगी। गाइडलाइंस पर फेसबुक ने भी प्रतिक्रिया दी है। फेसबुक ने कहा, हम स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से अभिव्यक्ति के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं, उनका अध्ययन करेंगे। वहीं वेब सीरीज तांडव के आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं किया जा सकता। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य सभी धर्मों को सम्मान देना था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसी के साथ अमेजॉन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी। पीएनबी घोटाले में भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाया जाएगा। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर ब्रिटेन की कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। अदालत ने कहा कि नीरव मोदी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसी कोई वजह नहीं है कि नीरव मोदी को भारत में इंसाफ नहीं मिलेगा। कोर्ट ने नीरव मोदी की मानसिक स्थिति ठीक न होने की दलील को भी खारिज कर दिया। लंदन कोर्ट ने मुंबई की आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 को नीरव के लिए फिट बताया। नीरव मोदी को 19 मार्च 2019 को लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। नीरव मोदी भारत में 14,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले का आरोपी है। लंदन कोर्ट के फैसले का भारत सरकार ने स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नीरव मोदी को भारत लाने के लिए ब्रिटेन से जल्द बात की जाएगी। भारत लाने पर नीरव मोदी को मुंबई के आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा, जहां तैयारियां शुरू हो गई हैं। The Westminster Magistrates Court in London has pronounced that Nirav Modi be extradited to stand trial in India. They have dismissed his mental health concerns. The government of India would liaise with the UK authorities for his early extradition to India. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए डे नाइट टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 10 विकेट से हरा दिया। भारत ने टेस्ट मैच में 2 दिन से भी कम समय में जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सबसे कम समय में खत्म होने वाला टेस्ट मैच है। इसमें सिर्फ 132.4 ओवर फेंके गए और मैच का नतीजा भी निकल आया। इंग्लैंड पहली पारी में 112 पर ऑल आउट हो गया, तो भारत ने पहली पारी में 145 रन बनाए। इंग्लैंड की दूसरी पारी 81 पर सिमट गई। फिर भारत ने जीत के लिए 49 रन का लक्ष्य बिना विकेट खोए हासिल कर लिया। सीरीज में अब भारत को 2-1 से बढ़त मिल गई है और अभी एक टेस्ट खेला जाना बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुडुचेरी और तमिलनाडु का दौरा किया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में प्रधानमंत्री मोदी ने पहले रोड शो किया, फिर रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस में करप्शन हैकेथॉन होता है। डीएमके एंड कांग्रेस मीटिंग्स आर लाइक करप्शन हैकेथॉन्स। Their leaders sit and brainstorm how to loot. Those who give most innovative ways are given posts and ministries. इससे पहले प्रधानमंत्री पुडुचेरी के दौरे पर गए, जहां कई परियोजनाओं की शुरुआत और हाईवे प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए वंशवाद पर हमला बोला। People all over India are rejecting Congress. Their seats in the parliament are the lowest ever. The Congress culture of feudal politics, dynasty politics, patronage politics is ending. कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज सोनार बांग्ला मिशन की शुरुआत की। इस दौरान जेपी नड्डा ने 294 वैन को हरी झंडी दिखाई, जो बंगाल की सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगी और करीब 2 करोड़ लोगों से सुझाव मांगेंगी। कैसे वो कट मनी से बचे, इसकी भी हमको सुझाव चाहिए। ये भी हमको चिंता करने की जरूरत है और रास्ता आप ही बताएंगे, क्योंकि कट मनी आपको ही देना पड़ता है। उसको कट आप ही करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की कोलकाता में होने वाली रैली को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। इससे नाराज होकर असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग जाने की धमकी दी है। पुलिस के जितने ऑफिशियल्स हैं, उनको इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट आने के बाद उनका इमीडिएटली ट्रांसफर करना। कोड ऑफ कंडक्ट नहीं आया, उससे पहले हमको पब्लिक मीटिंग का परमिशन नहीं दे रहे आप, तो कैसे इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा? इससे पहले 24 नॉर्थ परगना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को भी प्रशासन की अनुमति नहीं मिली थी। इस पर बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया था। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कोलकाता में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सवारी की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले खुद स्कूटी चलाने की कोशिश करती दिखी। महंगाई के बहाने ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से कई सवाल किए। ऐसा केस लगा देता है और सबको टेररिस्ट बना देता है। मैं इसी बात कहना चाहूंगी कि हमारा आवाज उठाना, आंदोलन करना हमारा हक है। ये चलेगा
हमने आज शुरू किया, काल से हमारा पूरा स्टेट में चलेगा। आज सुबह ममता बनर्जी स्कूटी पर बैठकर घर से सचिवालय के लिए निकली। स्कूटी उनके कैबिनेट मंत्री फिरहाद हकीम चला रहे थे। ममता बनर्जी के गले में एक पोस्टर था जिसमें पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर केंद्र सरकार पर हमला था। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत सरकार ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग और गालियों को ग्लैमराइज करने वाले ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की एक वैक्सीन को ढूंढ लिया है और आज एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी फैसला लिया गया है। और यह फैसला क्या है, इससे कैसे भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लगभग 70 करोड़ लोगों की जिंदगी बदल जाएगी, शायद कुछ शांतिपूर्ण हो जाएगी, साफ सुथरी हो जाएगी, इसका आज हम सरल भाषा में विश्लेषण करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग अब कहते होंगे कि जब भी आप सोशल मीडिया पर जाते हैं तो माहौल बड़ा जहरीला होता है, बड़ा टॉक्सिक होता है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि जब आप सोशल मीडिया पर जाते हैं या इंटरनेट पर जाते हैं तो आपको अब समझ में नहीं आता कि कहां फेक न्यूज चल रही है, कहां सही बात चल रही है, कहां गलत बात चल रही है। भाषा पर कोई नियंत्रण नहीं है, किसी की भी बदनामी कर दी जाती है। और अगर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कोई वेब सीरीज देखने के लिए जाते हैं तो परिवार के साथ तो आप इन वेब सीरीज को देख ही नहीं सकते, क्योंकि उनमें या तो इतनी अश्लीलता भरी होती है कि आप अपने परिवार के साथ बैठकर देख नहीं पाएंगे, और या फिर कई ऐसी सीरीज होती हैं जिनमें आपकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है। और यह सब कुछ होता है अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, क्रिएटिविटी के नाम पर, सच बोलने के नाम पर। फेक न्यूज फैलाई जाती है सत्य के नाम पर, फेक न्यूज फैलाई जाती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर। और यह सब कुछ ऐसे सत्य के साथ असत्य को मिलाकर आपको पेश किया जाता है कि आप खुद समझ नहीं पाते कि क्या सच है और क्या झूठ। आज भारत सरकार ने इंटरनेट के रास्ते आप तक पहुंचने वाली हर जानकारी, हर खबर और हर मनोरंजन के बीच एक सीमा रेखा खींच दी है। यह इंटरनेट वाले युग की लक्ष्मण रेखा है जो सही और गलत के बीच के अंतर को स्पष्ट करती है, जो फेक न्यूज की पोल खोलती है और जो यह बताती है कि आजादी और अधिकार जिम्मेदारियों के साथ मिलते हैं और इन जिम्मेदारियों को बड़ी बड़ी विदेशी टेक कंपनियां स्विच ऑफ मोड पर नहीं डाल सकती। अब उनकी आजादी अनलिमिटेड नहीं रह सकती, इस पर कहीं ना कहीं तो लगाम लगानी ही पड़ेगी। आज सरकार ने सीमाओं का दायरा खींचते हुए ऐसे क्रांतिकारी दिशा निर्देश और नियमों का ऐलान किया है जिससे फेक न्यूज की दुकानें बंद हो जाएंगी और मनमानी करने वाली विदेशी टेक्नोलॉजी कंपनियों को भारत के संविधान और कानून का भी पालन करना पड़ेगा। अब तक ये सारी बड़ी बड़ी विदेशी टेक कंपनियां ये कहती थीं कि हम तो भारत से संचालित होते ही नहीं हैं, हमारे जो सर्वर्स हैं वो भी भारत में नहीं हैं, हमारा स्टाफ भी भारत में नहीं बैठता, इसलिए हम पर भारत के कानून भी लागू नहीं होंगे। हम ना तो कानून मानेंगे और भारत की सरकार को टैक्स भी नहीं देंगे, लेकिन पैसा सारा यहीं से कमाएंगे और एजेंडा भी फैलाएंगे और भारत के दुश्मनों की मदद भी करते रहेंगे। और यह सब कुछ होगा अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर। इसलिए सबसे पहले आज हम आपको यह बताना चाहते हैं कि सोशल मीडिया को लेकर सरकार के नए दिशा निर्देश क्या हैं, क्योंकि इससे आपकी जिंदगी पर भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो आज जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं ये दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक सोशल मीडिया से जुड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए हैं, जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, और दूसरा हिस्सा डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए है, यानी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कंपनियों के लिए है। सबसे पहले सोशल मीडिया को लेकर बनाए गए नए दिशा निर्देशों के बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि आप सब लोग सोशल मीडिया पर जरूर होंगे, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते होंगे, फेसबुक का इस्तेमाल करते होंगे और भी तमाम जगहों पर आप जाते होंगे, ट्विटर पर जाते होंगे, और यहां आपको झूठ और सच ऐसे मिलाकर पेश किया जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते होंगे। इसे लेकर 4 गाइडलाइंस जारी की हैं। पहली गाइडलाइन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत के संविधान और कानून के मुताबिक ही काम करना होगा। अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती या भारत के संविधान और नियमों के खिलाफ फैसले लेती है और मनमानी करती है तो उस पर अब
कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत में अब नेटवर्किंग के नाम पर यह बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां अपनी मनमानी नहीं कर सकती। दूसरी गाइडलाइन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों की शिकायतों को सुनने और उनका समाधान करने के लिए अब अलग से एक व्यवस्था बनाई जाएगी और ऐसा करना इन सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य होगा। किसी भी कंपनी को अब इसमें कोई रियायत नहीं मिलेगी। जिस तरह से सरकार का एक विभाग लोगों की शिकायतों पर काम करता है, ठीक उसी तरह इन कंपनियों को भी यह विभाग बनाना होगा और इसके लिए एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। इस पद पर जो भी व्यक्ति होगा उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका पता और उसके बारे में तमाम दूसरी जानकारियां सरकार को भी देनी होंगी। और अगर कोई व्यक्ति किसी पोस्ट या वायरल मैसेज को लेकर शिकायत करता है इस कंपनी से, तो यह जिम्मेदारी इस ऑफिसर की होगी कि इस शिकायत पर 24 घंटे के अंदर सुनवाई हो जाए और 15 दिन के अंदर अंदर इसका समाधान भी निकाला जाए। तो इसका मतलब यह है कि अगर अब से आपको सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट से कोई आपत्ति है, कोई आपकी बदनामी कर रहा है, कोई आपको गलत खबर दे रहा है, कोई फेक न्यूज फैला रहा है, कोई अपशब्द का इस्तेमाल कर रहा है, धमकी दे रहा है, तो अब आप उस कंपनी के नोडल ऑफिसर को शिकायत कर सकते हैं और उसे 24 घंटे के अंदर इस पर कार्रवाई करनी होगी। अगर उसमें पोस्ट को वापस विड्रॉ करना है तो वो करना होगा, उसे ब्लॉक करना होगा, जो भी कार्रवाई करनी होगी 24 घंटे में होगी। तीसरी गाइडलाइन, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर सहित सभी टेक्नोलॉजी कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके यूजर्स की किसी भी जानकारी, फोटो और वीडियोस का गलत इस्तेमाल ना हो। अगर किसी व्यक्ति की आपत्तिजनक तस्वीरों को शेयर किया जाता है या न्यूडिटी को प्रमोट किया जाता है तो ऐसी पोस्ट को अब 24 घंटे के अंदर हटाना होगा और ऐसी तस्वीरों को शेयर करने वाला का अकाउंट भी तुरंत बंद करना होगा, ब्लॉक करना होगा। ऐसे मामलों में पीड़ित के अलावा उसका परिवार, रिश्तेदार, दोस्त और अज्ञात लोग भी शिकायत कर सकते हैं और इन शिकायतों को अब किसी भी सूरत में ये कंपनियां नजरअंदाज नहीं कर पाएंगी, जो कि अब तक लगातार करती रहती थी। और चौथी गाइडलाइन में सरकार ने सोशल मीडिया को 2 श्रेणियों में बांट दिया है। पहली श्रेणी में ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर यूजर्स की संख्या करोड़ों में है और दूसरी श्रेणी में छोटी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं जिनमें यूजर्स की संख्या कम है। पहली श्रेणी में जो 5 बड़े प्लेटफॉर्म्स आएंगे वो हैं व्हाट्सएप, जिसके भारत में 53 करोड़ यूजर्स हैं। सोचिए, व्हाट्सएप पर 53 करोड़ भारतीय हैं। दूसरे नंबर पर है यूट्यूब, जिसके यूजर्स की संख्या अकेले भारत में ही 44 करोड़ से ज्यादा है। इसके अलावा 41 करोड़ यूजर्स के साथ फेसबुक, 21 करोड़ यूजर्स के साथ इंस्टाग्राम और 1 करोड़ 75 लाख यूजर्स के साथ ट्विटर भी इस श्रेणी में शामिल हैं। तो यह पहली श्रेणी है सोशल मीडिया की। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम एक ही कंपनी के हैं। अब आप यह सोच लीजिए, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जो हमने अभी 5 प्लेटफॉर्म आपको दिखाए हैं, उनमें से 3 एक ही कंपनी के हैं। इसे कहते हैं मोनोपोली। और इनके भारत में कुल यूजर्स की संख्या को अगर हम जोड़ दें सबकी मिलाकर, तो यह संख्या हो जाती है 115 करोड़। यानी 115 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो फेसबुक के ही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जुड़े हुए हैं। यानी 115 करोड़ लोग मिलकर व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम को इस्तेमाल कर रहे हैं अकेले भारत में। भारत की आबादी से, पूरी आबादी से सिर्फ 20 करोड़ कम। यही नहीं, दुनिया के 181 देश ऐसे हैं जहां की कुल आबादी 10 करोड़ से भी कम है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए इन कंपनियों की ताकत का। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कुछ कड़े नियमों का पालन करना होगा और ये नियम सीधे तौर पर आपसे जुड़े हुए हैं। इसलिए अब हमारी बातें आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। सोशल मीडिया पर लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए जो तंत्र बनाया जाएगा, उसमें एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी, जो यह सुनिश्चित करेगा कि लोगों की शिकायतों पर कानून के तहत ही कदम उठाए जाएं और ये ऑफिसर भारत में रहकर ही काम कर सकेगा। इसकी लोकेशन भारत में होनी चाहिए और ये उस भारत के नियमों के हिसाब से काम करेगा। इसके अलावा एक नोडल ऑफिसर भी होगा और यह ऑफिसर भारत की जांच एजेंसियों और भारत सरकार के तमाम मंत्रालयों के संपर्क में रहेगा। एक ग्रीवेंस ऑफिसर भी होगा जो सरकार और शिकायत करने वाले लोगों के प्रति जवाबदेह होगा और इस ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी
कि तय समय में शिकायत पर कार्रवाई हो, और यह शिकायत फेक न्यूज को लेकर होगी, मॉर्फ्ड फोटोज को लेकर होगी, वीडियोज और न्यूडिटी को लेकर होगी, जिस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं होती थी। मौजूदा व्यवस्था में ये कंपनियां अभी खुद ये तय करती हैं कि क्या गलत है क्या सही, मतलब इनकी अपनी अदालत है, इनका अपना जज है, इनके अपने कानून है, इनका अपना संविधान है। ये किसी देश के संविधान को नहीं मानते, किसी देश की अदालत को नहीं मानते, किसी देश के कानून को नहीं मानते। ये खुद तय कर लेते हैं कि जब लाल किले पर जिस दिन हिंसा हुई थी उस दिन कौन से ट्वीट सही हैं, कौन से गलत हैं। ये खुद तय कर लेते हैं कि कौन सी पोस्ट को हटाना है, किस ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करना है और किसे ब्लॉक नहीं करना है। इनकी खुद की अदालत चलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि लोगों की शिकायतों को सुना जाए और उन पर ठोस कदम उठाए जाएं। आपने अभी तक देखा होगा कि तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये हमेशा आपके सामने डबल स्टैंडर्ड्स पेश करती हैं। यानी अगर जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका के कैपिटल हिल पर अगर हिंसा हुई है वहां इनके मापदंड अलग होंगे, और अगर लाल किले पर हिंसा हुई है तो इनके मापदंड अलग होंगे। और क्योंकि ये किसी देश के कानून को मानते नहीं, इनका अपना कानून है, इसलिए वो उनकी सरकारों की बात भी मानते नहीं थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके लिए सभी कंपनियों को हर महीने भारत सरकार को यह बताना होगा कि उन्हें पूरे महीने में कितने लोगों की शिकायतें मिली और उन शिकायतों पर उन्होंने क्या कार्रवाई की है। सरकार ने फेक न्यूज और हिंसा को बढ़ावा देने वाले मैसेजेस को रोकने के लिए भी अब कड़े कानून बना दिए हैं। इन नियमों के तहत टेक्नोलॉजी कंपनियों को यह बताना होगा कि फेक न्यूज और भड़काऊ मैसेजेस शेयर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। यानी ये जो भड़काऊ मैसेज है या कोई गलत जानकारी है, यह सबसे पहले किसने पोस्ट किया है, यह बताना होगा। अभी होता यह है कि एक व्यक्ति फेक न्यूज फैलाता है, फिर देखते ही देखते ये फेक न्यूज लाखों लोगों तक पहुंच जाती है, लोग रीट्वीट करने लगते हैं, फॉरवर्ड करने लगते हैं, और जो व्यक्ति फेक न्यूज फैलाता है उसके लिए इन लाखों के बीच छिप जाना बहुत आसान होता है। हम अभी तक ऐसे लोगों तक पहुंच नहीं पाते कि यह खबर फैलाई किसने, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को और कंपनियों को यह बताना होगा कि इस फेक न्यूज को पोस्ट करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, ताकि उस फेक न्यूज की जड़ तक पहुंचा जा सके। हमें लगता है कि सरकार के इस नियम से अब बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। यह बड़ी खुशी की बात है। जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सरकार को ऐसे लोगों की जानकारी मिलेगी तो इन लोगों पर राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर हमला करने के लिए कानूनी कार्रवाई होगी, और ऐसे मामलों में 5 साल या उससे ज्यादा जेल की सजा का भी प्रावधान है। फेक न्यूज के अलावा फेक अकाउंट्स को लेकर भी सरकार ने एक बहुत ही क्रांतिकारी नियम बनाया है। इसके तहत टेक कंपनियों को अपने यूजर से जुड़ी जानकारी को सबसे पहले वेरीफाई करना होगा। अभी तक आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, एक ही आदमी एक ही प्लेटफॉर्म पर 10-10, 20-20, 50-50 अकाउंट्स चला रहा है। मार्केटिंग एजेंसियां हैं जो फेक अकाउंट्स ऑपरेट करती हैं, पैसा लेती हैं और वो फिर कुछ भी ट्रेंड करा देती हैं। उनका धंधा ही है, वो आपसे पैसा लेंगी और आप जो भी हैशटैग देना चाहें, जो भी आप मैसेज देना चाहें, उसे वो ट्रेंड करा देती हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे फेक अकाउंट्स होते हैं जिनकी संख्या हजारों में होती है। अभी कई बार ऐसा भी होता है कि किसान आंदोलन भारत में चल रहा है, लेकिन उसे लेकर ट्वीट पाकिस्तान से हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट पाकिस्तान से किए जा रहे हैं, कहीं और से बैठकर किए जा रहे हैं, और ये सब पैसा देकर कोई करवा रहा है। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही वो अकाउंट उसे पोस्ट करेगा पता चल जाएगा कि ये अकाउंट कहां पर है। यानी अब कोई भी व्यक्ति किसी के भी नाम पर अकाउंट नहीं बना पाएगा। यही नहीं, इससे सरकार को यह भी पता चल पाएगा कि भारत के खिलाफ भड़काऊ मैसेजेस और पोस्ट लिखने वाला व्यक्ति कहां से ऑपरेट कर रहा है। भारत से ऑपरेट कर रहा है, पाकिस्तान से कर रहा है, चीन से कर रहा है, कनाडा से कर रहा है। अब आप तुरंत बता पाएंगे कि ये ट्वीट या ये पोस्ट कहां से आया है, और उसके बाद सबसे पहले जिसने वो पोस्ट किया होगा वो व्यक्ति फंस जाएगा। अभी यह होता था कि पाकिस्तान या किसी और देश में बैठा व्यक्ति किसी भी भारतीय नाम से, उदाहरण के लिए उसने अपना नाम मोहन रख लिया, नितिन रख लिया, कमल रख लिया, कुछ भी नाम रख लिया भारत का, वो भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन उसने भारतीय नागरिक जैसा कोई नाम रख लिया, फेक अकाउंट बना लिया, और ऐसे फेक नामों से फेसबुक या ट्विटर पर ये लोग अकाउंट बनाते थे और फिर भारत के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखते थे।
ऐसी स्थिति में कई लोगों को यह लगता है कि भारत के लोग ही शायद भारत को बुरा भला कह रहे हैं, जबकि ये लोग भारत के ना तो हैं, ना भारत में रहते हैं, ना इनके नाम सही हैं। इसी को रोकने के लिए सरकार ने यह नया नियम बनाया है और इस नियम के तहत यूजर्स चाहें तो अपना खुद से वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं। अगर टेक्नोलॉजी कंपनियां आपकी कोई पोस्ट डिलीट करती हैं या आपका अकाउंट सस्पेंड करती हैं, तो सरकार ने अब ऐसी व्यवस्था कर दी है कि इन कंपनियों को ऐसा करने के पीछे की एक ठोस वजह आपको बतानी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं होगा कि इनका अनकंट्रोल्ड खुलेआम इनका राज चल रहा है और आप इनकी प्रजा की तरह बन जाएंगे कि आप इनके राज्य में एक प्रजा हैं और ये अपने कानून और अपनी अदालत के तहत आपको जब चाहे ब्लॉक कर देंगे। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। आप खुद से भी इन कंपनियों से ऐसी कार्रवाई करने के पीछे की वजह पूछ सकते हैं, यह आपका अधिकार होगा। यही नहीं, अब अगर सरकार या अदालत किसी जानकारी को भारत विरोधी या गैर कानूनी मानती है तो ऐसी जानकारी को इन कंपनियों को तुरंत वहां से हटाना होगा और ये कंपनियां अब इसमें अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगी। सरकार ने आज डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर भी नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब आप इन्हें भी 5 पॉइंट्स में समझ लीजिए। पहला पॉइंट, अब डिजिटल मीडिया पर कुछ भी लिखने और झूठी खबरें फैलाने की छूट किसी को नहीं होगी। जिस तरह टीवी चैनलों को केबल नेटवर्क एक्ट का पालन करना होता है, जैसे हम लोग हैं, हम केबल नेटवर्क एक्ट का पालन करते हैं, हम कोई भी अनवेरिफाइड जानकारी आप तक नहीं पहुंचा सकते और हमें अपनी भाषा पर संयम रखना होता है और बहुत तरह की चीजें होती हैं जिन पर हम बहुत संयम के साथ हम तय करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम सेंसर करते हैं। बहुत सारे तस्वीरें ऐसी होती हैं जो हम जानते हैं कि वो आपको नहीं दिखानी चाहिए। हिंसा की बहुत सारी तस्वीरें होती हैं जिन्हें हम सेंसर कर देते हैं। आपको याद होगा जब अमेरिका में जब 9/11 का हमला हुआ था तो वहां के मीडिया ने किसी भी डेड बॉडी को नहीं दिखाया था, खून को नहीं दिखाया था, हिंसा को नहीं दिखाया था। जो वहां पर जो जिस तरह का माहौल था उसे उन्होंने बिल्कुल नहीं दिखाया था। प्रिंट मीडिया को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक काम करना होता है। ठीक वैसे ही अब डिजिटल मीडिया की भी वैसे ही जवाबदेही तय होगी और उन्हें कई तरह के नियमों का पालन करना होगा। जैसे झूठी खबरें चलाने पर माफी मांगनी होगी और उसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी नियमों के दायरे में ही काम करना होगा और जैसे अभी तक जो फिल्में आप देखते हैं सिनेमा हॉल पर या टीवी पर, उन फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है जिसे आप CBFC कहते हैं। सेंसर बोर्ड आम तौर पर आम भाषा में उसे कहा जाता है। तो सेंसर बोर्ड पहले सारी फिल्मों को देखता है, फिर उन्हें सर्टिफिकेट देता है, पास करता है कि अब यह फिल्म लोगों को दिखाने के लिए ठीक है। ठीक उसी तरह इन प्लेटफॉर्म्स को भी एक सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बनानी होगी जिसका नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। तीसरा पॉइंट, सेंसर बोर्ड की तरह ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी उम्र के हिसाब से सर्टिफिकेशन की व्यवस्था होगी और इसके लिए फिल्मों को या सीरीज को 5 कैटेगरीज में बांटा जाएगा पूरे कंटेंट को। पहली कैटेगरी U यानी यूनिवर्सल होगी। इस श्रेणी की फिल्मों को पारिवारिक माना जाएगा, इन्हें कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र के लोग देख सकेंगे। जबकि बाकी की फिल्मों को UA7+ यानी 7 वर्ष की उम्र से ज्यादा, 13+, 16+ और एडल्ट की श्रेणी में रखा जाएगा। अभी तक ऑनलाइन रिलीज होने वाली फिल्मों के लिए और वेब सीरीज के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से इन प्लेटफॉर्म्स पर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर गालियों को ग्लैमराइज किया जाता था, आपको अश्लीलता दिखाई जाती थी, मनोरंजन के नाम पर आपको तमाम अश्लील वेब सीरीज देखनी पड़ती थी और हिंसा को भी जायज ठहराया जाता था। और यह सब होता था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और क्रिएटिविटी के नाम पर। और आपने देखा होगा, आप सबके लिए परिवार के साथ बैठकर इन वेब सीरीज को देखना असंभव हो गया था और लोग ये कहते थे कि ये आखिर ये अंधी दौड़ कहां तक रुकेगी और अभी हमें इस पर और क्या क्या देखना और सुनना बाकी है। अश्लीलता दिखाई जाती थी और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपकी धार्मिक भावनाओं को भी खुलेआम ठेस पहुंचाई जाती थी और वो भी ये कहा जाता था ये कहकर कि ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है। चौथा पॉइंट, जिन फिल्मों और वेब सीरीज को 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चे नहीं देख सकते, उन पर अब पेरेंटल लॉक लगाना होगा, यानी बच्चों के माता पिता को यह बताना होगा कि ये फिल्में उनके लिए नहीं हैं और वो बच्चों के जो माता पिता हैं वो उस पर पेरेंटल लॉक का इस्तेमाल कर पाएंगे। और 5वां पॉइंट, डिजिटल वेबसाइट्स और पोर्टल्स को
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों और केबल नेटवर्क एक्ट का पालन करना होगा। यानी जो नियम टीवी पर लागू होते हैं, जो नियम अखबारों पर लागू होते हैं, अब वही नियम आपकी तमाम वेबसाइट्स पर भी लागू होंगे। सरकार ने कहा है कि ये सभी नियम 3 महीनों के बाद लागू हो जाएंगे, यानी 3 महीने का समय इन टेक्नोलॉजी कंपनियों को दिया गया है। आज देश भर में सोशल मीडिया को लेकर बनाए गए इन नए नियमों की चर्चा हो रही है और इस पर गलत जानकारियां भी फैलाई जा रही हैं। हमें लगता है कि इस तरह की गलत खबरें लोगों को गुमराह कर सकती हैं, इसलिए हम आज आपके कुछ सवालों के जवाब खुद से तैयार करके आए हैं, ताकि आपको कोई गुमराह करने की कोशिश करे भी तो आपके पास सही जानकारी होनी चाहिए। आज बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या अब सोशल मीडिया पर सरकार का दखल बढ़ जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होगा। सरकार ने सेल्फ रेगुलेशन की बात की है और उसका मकसद फेक न्यूज और आपत्तिजनक कंटेंट को रोकना है, क्योंकि ऐसा करने में अब तक ये प्राइवेट टेक कंपनियां नाकाम रही हैं। तो कोई ना कोई कानून तो लागू करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई कंट्रोल तो होना ही पड़ेगा, कोई ना कोई लक्ष्मण रेखा तो खींचनी ही पड़ेगी। दूसरा सवाल है कि क्या फेक न्यूज या भड़काऊ मैसेज पोस्ट करने वालों की जानकारी सरकार को देने से लोगों की प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा? इसका जवाब है नहीं। सरकार ने कहा है कि वो ऐसे लोगों की जानकारी मांग रही है जिन पर देश के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए कड़े कानून लागू होते हैं। ऐसे में इन लोगों की जानकारी मांगना निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। अगर आप इनमें से कोई ऐसा काम नहीं करते तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन कानूनों से डरेंगे वो लोग जो अब तक खुलेआम झूठ बोलते थे, फेक न्यूज फैलाते थे, गलत जानकारियां देते थे। इनमें बहुत सारे पत्रकार भी हैं, इनमें बुद्धिजीवी भी हैं, इनमें विपक्ष के नेता भी हैं और तमाम तरह के लोग हैं जो इनके कार्यकर्ताओं की तरह काम करते हैं। इन लोगों को डर लगना चाहिए। अगर आप सच्चे नागरिक हैं इस देश के, अगर आप भारत से प्यार करते हैं, अगर आप भारत के खिलाफ कोई बात सोशल मीडिया पर नहीं लिखते हैं, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। डरने की आवश्यकता है इन मुट्ठी भर लोगों को, और यही लोग तब से डरे हुए हैं। तीसरा सवाल, क्या राजनीतिक पार्टियों के सोशल मीडिया सेल भी इन नियमों के दायरे में आ जाएंगे? तो इसका जवाब है हां, क्योंकि नियम सबके लिए बराबर हैं और इसमें किसी पार्टी या नेता के लिए कोई डिस्काउंट नहीं है। तो बहुत सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनके जो आईटी सेल हैं, आपने देखा होगा, वो भी फेक न्यूज फैलाते हैं, वो भी झूठ बातें फैलाते हैं, वो भी देश विरोधी बातें लिखते हैं। तो वो भी अब इसके दायरे में आ जाएंगे, इसलिए उन्हें भी अब बहुत सोच समझ कर ही ट्वीट करना होगा या कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट डालना होगा। चौथा सवाल, इन नियमों का उल्लंघन होने पर क्या होगा? सरकार ने कहा है कि ऐसी स्थिति में भारत सरकार के आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। और पांचवां सवाल यह कि क्या फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स सरकार के इन नियमों को मानने से इनकार भी कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, इनकार नहीं कर सकते। सरकार ने कह दिया है कि इन कंपनियों को देश का संविधान और कानून मानना होगा अगर इन्हें इस देश में ऑपरेट करना है तो, क्योंकि भारत इंटरनेट का दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। इसलिए ये कंपनियां इतने बड़े बाजार को छोड़कर जाना नहीं चाहेंगी, इसलिए इन्हें भारत सरकार की बात तो अब माननी ही पड़ेगी। अब तक होता यह था कि ये कंपनियां यहां इंटरनेट का नशा बेच रही थी और सीधे सरकारों से टक्कर ले रही थी, पैसा यहां से कमा रही थी, टैक्स एक पैसा नहीं देते थे और कानून भी यहां के नहीं मानते थे। अब इन्हें यहीं के कानून मानने पड़ेंगे, दफ्तर यहीं पर खोलने पड़ेंगे, यहीं का स्टाफ रखना पड़ेगा और पूरे मैकेनिज्म यहीं के हिसाब से बनाने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि भारत सरकार के इन दिशा निर्देशों का आपसे कोई लेना देना नहीं, तो आज आपको अपनी ये जानकारी भी दुरुस्त कर लेनी चाहिए। अब और 5 बातें सुनिए जिनसे आपको यह समझ में आएगा कि नए नियमों के बाद आप क्या क्या कर पाएंगे और क्या क्या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभी तक इंटरनेट का जो मजा लेते थे लोग, वो इसी बात को लेकर लेते थे कि इंटरनेट एक ऐसा क्षेत्र है जहां आजादी ही आजादी, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करने की आजादी है। आप किसी को गाली दे सकते हैं, किसी के बारे में अश्लील बातें कर सकते हैं, किसी को बदनाम कर सकते हैं, जो चाहे लिख सकते हैं, झूठ लिख सकते हैं, सच लिख सकते हैं, अर्ध सत्य लिख सकते हैं, भारत को तोड़ने की बात लिख सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी तक ये होता था, लेकिन अब ये सब चीजें पुरानी हो जाएंगी। पहली बात,
अब आप किसी और के नाम से फेक अकाउंट नहीं बना पाएंगे। पहला बदलाव तो यह आएगा, क्योंकि अब किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको अपना अकाउंट बनाने के लिए खुद को पहले वेरीफाई करना होगा। यह वैसा ही होगा जब आप जैसे अपना पासपोर्ट बनाने के लिए या अपना बैंक अकाउंट खोलने के लिए अपना वेरिफिकेशन देते हैं, जिसको आप कई बार KYC भी कहते हैं। अब आपका वेरिफिकेशन होगा। दूसरी बात, अब सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाना आसान नहीं होगा। ऐसा करने वालों की पूरी जानकारी सरकार के पास रहेगी और जैसे ही किसी ने फेक न्यूज फैलाई उस पर IT एक्ट के तहत कार्रवाई हो जाएगी। तीसरी बात यह है कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट अब आप शेयर भी नहीं कर पाएंगे। चौथी बात, अब अगर किसी न्यूज वेबसाइट या पोर्टल से कोई गलत जानकारी फैलाई गई तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और पांचवी बात, अब OTT प्लेटफॉर्म्स पर उम्र के हिसाब से ही आप कंटेंट देख पाएंगे। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें सभी फिल्में देखने की छूट नहीं होगी और इसके लिए फिल्मों पर पेरेंटल लॉक लगाया जाएगा। और आगे की बात करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री रविशंकर प्रसाद, जो देश के IT और कानून मंत्री हैं, जिन्होंने आज इन नए कानूनों की घोषणा की है। रविशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुधीर जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। तो आज आपने बहुत क्रांतिकारी फैसला किया है और बड़े क्रांतिकारी नियम कानून आपने देश के सामने रखे हैं और देश नहीं, पूरी दुनिया भी इस समय भारत की तरफ देख रही है, यह देखने के लिए कि भारत की सरकार इन बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों से कैसे निपटती है। इसलिए यह भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी एक अच्छी केस स्टडी हो सकती है। तो अब एक एक करके हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे ज्यादा जो हमारे जो पारिवारिक दर्शक हैं वो ये शिकायत करते थे कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर उन्हें जो चीजें दिखाई जा रही हैं या तो वो बहुत अश्लील हैं और या फिर उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है। सब कुछ होता है क्रिएटिविटी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर। अब ये कैसे बंद हो जाएगा और आपने इसके बारे में क्या सोचा, वो हमारे देश के तमाम परिवार जानना चाहते हैं। देखिए, पहली बात हम कहना चाहते हैं कि हम चाहते हैं फिल्में बने, फिल्में लोग देखें। हमने इस पर कोई सेंसर बोर्ड नहीं लगाया, इस बात को समझिए। आज भी आप थिएटर की फिल्में देखते हैं सुधीर बाबू, तो उसका सेंसर का अप्रूवल जरूरी होता है, मालूम है ना आपको जी। यहां पर हमने वैसी कोई व्यवस्था नहीं की है। हमने कहा है आप स्वयं इसको 5 कैटेगरी में कैटेगराइज कीजिए कि 13 साल से नीचे के बच्चे नहीं देखते, छोटे नहीं देख सकते, बाकी कुछ एडल्ट फिल्में हैं, बाकी हैं। आप स्वयं कैटेगराइज करके बताइए ताकि जब आपकी OTT चले तो लोगों को मालूम हो कि इसमें क्या आने वाला है और उनको ये खुद निर्णय करे पेरेंटल गाइडलाइन के मुताबिक कि इसमें हमें बच्चे को देखने की अनुमति देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो ये हमने एक बात कही है। दूसरी बात जो आपने कही कि लोगों की शिकायत, इसीलिए हमने इस बात में कही है कि आप कृपा कर करके अपने यहां एक शिकायत निष्पादन सिस्टम बनाइए और अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती हो तो आप लोग मिलकर के एक बॉडी बनाइए जो सरकार में, जिसकी जानकारी दीजिए कि ये रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, ये एमिनेंट संपादक हैं, सुधीर बाबू टाइप के लोग हैं, बाकी बैठे हुए हैं, जहां आप अपील कर सकते हैं इनके खिलाफ ताकि वो सेंसर करें, बाकी करें। और ये दोनों काम अगर नहीं करेंगे तो बाकी सरकार उसमें इस बारे में विचार करेगी। तो इसका हमने एक बड़ा रोबस्ट मैकेनिज्म बनाया है। थोड़ा सुधीर जी, मैं इसी साथ साथ आपके सोशल मीडिया के बारे में बता देना चाहता हूं जी। फिर आपके सवाल होंगे तो जिसका हम सब जवाब देंगे। भारत में आपके चैनल की व्यापकता को देखते हुए मैं बताना चाहूंगा कि व्हाट्सएप यूजर्स हैं 53 करोड़, यूट्यूब यूजर्स हैं 44.8 करोड़, फेसबुक यूजर्स हैं 41 करोड़, इंस्टाग्राम यूजर हैं 21 करोड़, ट्विटर के यूजर हैं 1 करोड़ 75 लाख। तो ये लगभग 140 करोड़ अकाउंट्स हैं जो यूज होते हैं। स्वागत है, भारत के लोकतंत्र में बोलने की आजादी है, आलोचना करने की आजादी है, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे रविशंकर प्रसाद या किसी की भी करिए। लेकिन आप पैसे भी कमाइए, लेकिन अगर आपके चैनल का या आपके प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग होता है, एब्यूज एंड मिसयूज, तो उसके लिए आदमी, यूजर शिकायत करे, उसके शिकायत का निष्पादन करिए। ग्रीवांस रिलेशन ऑफिसर, डिस्पोजल ऑफिसर 24 घंटे में वो रजिस्टर हो, 15 दिन में उसका निष्पादन हो। और जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया कंपनी है जिसको नोटिफाई करेंगे 40-50 लाख से अधिक,
आपको एक ग्रीवांस ऑफिसर रखना पड़ेगा, आपको एक कंप्लायंस ऑफिसर रखना पड़ेगा, आपको एक कंटैक्ट पर्सन रखना पड़ेगा जो भारत में रहते हो इसके, और ये आपको देखना पड़ेगा। दो बातें और जो आप चर्चा कर रहे थे मेरे आने के पहले, कई बार खुराफात शुरू किसने की, ओरिजिनेटर भारत के सरहद के बाहर से आई या इस बार आई? भारत की संप्रभुता, संप्रदायवाद, वैमनस्य, तनाव, डिफेमेशन, लड़कियों के बड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग फोटो दिखाना जो अपराध है 5 साल से ऊपर, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा ये खुराफात शुरू किसने की। और अगर बाहर से आई सरहद के पार से तो इंडिया में किसने खुराफात की, ये आपको बताना पड़ेगा। कोर्ट का आदेश होगा या सरकार का आदेश होगा। और तीसरी जो बात आप कह रहे थे कि सोशल मीडिया पर आप ज्ञान देते हैं तो आपके ज्ञान से हम अभिभूत होते हैं, कृपया अपने को वेरीफाई करिए वॉलंटरली, और उसका मैकेनिज्म सोशल मीडिया कंपनी रखेगी कि ये साहब इनका ये मोबाइल नंबर है, ये है, ये देश को बहुत ज्ञान देते हैं, आपके ज्ञान का सम्मान करते हैं। लेकिन ज्ञान आप देंगे सरहद के पार से और अपने व्यक्तित्व को छुपा कर रखेंगे तो ये तो नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए उस पर टिक भी लगेगा कि ये आइडेंटिफाइड अकाउंट है और ये साहब अपने को खोलना नहीं चाहते हैं लेकिन देश को ज्ञान बहुत देते हैं। तो देश भी समझेगा कि ये ज्ञान हिंदुस्तान के अंदर से आ रहा है या कुछ लोग सरहद के पार से ज्ञान फैला रहे हैं। ये पूरा हमने ये सिस्टम गाइडलाइन में, सरकार का हस्तक्षेप मिनिमम है, कम से कम है, ये सारा कुछ उनको स्वयं डेवलप करना है। जी, मैं आपको अपने दर्शकों की समझ के लिए मैं अपने आप को एक केस स्टडी की तरह आपके सामने रखता हूं। मान लीजिए मैं अपना एक केस आपके सामने रखता हूं। आए दिन हमारी ट्रोलिंग होती है, लोग हमारे बारे में आपत्तिजनक बातें लिखते हैं, हमें गालियां देते हैं और तमाम तरह का दुष्प्रचार लोग मेरे बारे में करते हैं। मैंने कहीं जाकर कुछ कहा, उस वीडियो को एडिट करके गलत तरीके से पेश करते हैं। अभी तक हम उसके बारे में कुछ नहीं कर पाते थे। हम देखते थे हमारी ट्रोलिंग हो रही है, हम ट्रेंड कर रहे हैं लगातार और झूठ के आधार पर ट्रोलिंग हो रही है। अब मान लीजिए कल मेरे साथ अगर ये होता है तो अब मुझे क्या करना होगा? बहुत सिंपल से, अगर फॉल्सूड किया जा रहा है और आपके रेपुटेशन को चोट पहुंचाई जा रही है डॉक्टर वीडियो के आधार पर जो आपने बताया, तो आप शिकायत करेंगे जिस चैनल पे चल रहा है कि एक चैनल पर देखिए मेरा ये वीडियो दिखाया जो गलत है, इसको आप रोकिए, मेरी शिकायत है, रजिस्टर करिए, उसका निष्पादन करिए। ये बहुत ही क्लियर है कि अगर फॉल्सूड, झूठ तरीके से आपके रेपुटेशन को, आपकी गरिमा को तथ्यहीन रूप से कोई तोड़ने की कोशिश, हाँ कोई आपकी आलोचना कर रहा है उसका हम सम्मान करते हैं, कोई हमसे डिफर करता है उसका हम सम्मान करते हैं। अब जैसे मैं आपको एक दूसरा काउंटर व्यू देता हूं, मेरे सामने माताएं आती है ना कि मेरी बिटिया को उसका पूर्व जो प्रेमी था उसकी कॉम्प्रोमाइजिंग फोटो देके सोशल मीडिया पर कैंपेन कर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? कई बार महिलाओं की, बेटियों की, बहनों की मॉर्फ फोटोग्राफ दिखाते हैं, ये चलना चाहिए क्या? ये नहीं चलना चाहिए। आजकल एक नया ट्रेंड भी शुरू हो गया है सुधीर बाबू देश में, आप नया उद्योग शुरू करिए तो आपके जो प्रतिद्वंदी हैं आपके खिलाफ इतना कुप्रचार शुरू कर देंगे शुरू में ही तथ्यहीन आधार पर कि आप बैठ जाएंगे। तो अब ये सब के लिए एक शिकायत का फोरम है जो करना पड़ेगा, उसका निष्पादन करना पड़ेगा, ये हम कहना चाहते हैं। जी, अभी हाल ही में काफी विवाद रहा आपका, भारत सरकार का ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ, क्योंकि वो डबल स्टैंडर्ड्स अपना रहे थे। कैपिटल हिल पर जो होता है उस पर कुछ और उनके मापदंड होते हैं, लाल किले पर कुछ और होते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं ये आपकी बात मानेंगी? क्योंकि ये तो दुनिया भर में लोकतांत्रिक देशों को और उनकी सरकारों को पहले से ही चुनौती दे रही है। देखिए, मैं फिर कहता हूं, मैं किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा, उसकी जो सवाल पूछते हैं तो पूछने में क्या दिक्कत है। लेकिन मैंने सदन के अंदर भी कहा था, आज प्रेस में भी संकेत दिया था और आपको विस्तार से आज कहूंगा, अगर अमेरिका के लोकतंत्र का सम्मान है तो भारत के लोकतंत्र का भी सम्मान करना सीखिए। अगर कैपिटल हिल पर, उनकी संसद पर कांग्रेस पर हमला होता है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं तो उस पुलिस कार्रवाई का आप समर्थन करते हैं क्योंकि आपके लोकतांत्रिक संस्था की गरिमा बरतनी चाहिए। अच्छी बात है। तो भारत के लोकतंत्र की गरिमा में भी हमारा लाल किला आता है, जहां 70 साल से भारत के प्रधानमंत्री आजादी के बाद से झंडा फहराते हैं। वो हमारे लिए गरिमा का विषय है।
तो यहां पर हमला होता है तो वहां पर आप आक्रामक लोग के साथ खड़े हो जाते हैं उनके अभिव्यक्ति की आजादी के आधार पर। ये तो ठीक नहीं है ना सुधीर बाबू, ये दोहरे मानदंड नहीं चलेंगे और नहीं चलने चाहिए। हम अपेक्षा करेंगे कि भारत की संप्रभुता और भारत के इन गरिमामय स्थानों का भी सम्मान होना चाहिए। दूसरी बात, हम आजादी, बोलने की आजादी का पूरा स्वागत करते हैं। आपको पता ही है कुछ लोग तो ये हाल है कि उन्होंने मोदी जी की आलोचना को अपना एक पूरा धंधा ही बना रखा है, आज से नहीं 20 साल से। तो करने दीजिए उनको, क्या फर्क पड़ता है। हम आलोचना, व्यंग, हास्य, कार्टून का सम्मान करते हैं, लेकिन अब देश की जनता बार बार मोदी जी को आशीर्वाद देती है तो हम क्या करें। लेकिन आप आलोचना के अधिकार में एक बात ध्यान रखिए कि संविधान की धारा 19(1) में बोलने का अधिकार मौलिक अधिकार है। उसमें यह भी लिखा हुआ है 19(2) में देश की संप्रभुता, देश की एकता, देश की सुरक्षा, डिफेमेशन इत्यादि पब्लिक ऑर्डर के लिए उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। तो बिल्कुल संविधान के दायरे में हो रहा है, कुछ संविधान के बाहर नहीं। और फिर कहूंगा, सरकार का हस्तक्षेप मिनिमम है। ये सारे काम चैनल्स, ओटीटी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्वयं करने हैं, हमारा हस्तक्षेप नहीं है। जी रविशंकर जी, हमने ये भी देखा कि इससे पहले जब सरकार ये कहती थी कि इन अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया जाए क्योंकि ये लोग एंटी नेशनल बातें या कुछ और दुष्प्रचार कर रहे हैं, और ये प्लेटफॉर्म्स कहते थे कि हम ब्लॉक नहीं करेंगे, हमने इन्हें सही पाया है। अब इस स्थिति में किसका फैसला चलेगा? ये प्लेटफॉर्म्स अब भी अपना फैसला लेते रहेंगे कि हमें ऐसा लगा कि ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है। अगर तब इन्होंने ये तर्क दिया और आपके लिए ये तर्क दिया कि आप अभिव्यक्ति की आजादी को संविधान का सहारा लेकर दबा रहे हैं, जैसे हमने कई बार अदालतों के आदेश में भी यह देखा कि अदालत कहती है कि इंटरनेट तो आपका मौलिक अधिकार है, तो क्या अब हम इसे मौलिक अधिकार मान लें? पहले आप एक बात जान लें, अब देश का कानून मंत्री सुधीर बाबू से बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि इंटरनेट मौलिक अधिकार है, बल्कि उस जजमेंट में जो कश्मीर की बात कर रहे हैं उसमें एक पैराग्राफ है कि किसी पार्टी ने यह बहस नहीं किया कि राइट टू इंटरनेट इज द फंडामेंटल राइट, इसलिए इस पर हम कोई फैसला नहीं देते। कोर्ट ने इतना कहा, अभिव्यक्ति के अधिकार के उपयोग के लिए इंटरनेट का भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे ही अभिव्यक्ति के अधिकार की बात आई 19(1) में, तो 19(2) भी लगेगा, जो मैंने कहा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। और यह संविधान सुधीर बाबू हमने नहीं बनाया, यह संविधान में 19(2) का प्रावधान जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल, मौलाना आजाद लोगों ने रखा है, और इस पर कोर्ट ने 70 साल में इसको उचित माना है। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो आपने कहा बार बार, ये जब मैं मंत्री के रूप में बैठता हूं तो मुझे बैलेंस करना पड़ेगा ना, सोशल मीडिया का व्यावसायिक हित और सोशल मीडिया के उपयोग करने वालों का व्यक्तिगत पीड़ा का हित। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, अगर एक मां मेरे सामने आती है कि मेरी बेटी को डिफेम कर रहे हैं उसका पूर्व प्रेमी, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर कुछ लोग भारत को तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं प्रायोजित रूप से, जो होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो इसलिए प्रावधान बताया है कि देखिए, यह संविधान, यह कानून, यह नियम, कोई शिकायत कर सकता है और उस शिकायत का निष्पादन होना जरूरी है जी। और मुझे उम्मीद करता हूं कि अगर 140 करोड़ भारतीय इनको यूज कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया, तो आप पैसे कमाइए, अच्छी बात है, लेकिन आप जिम्मेवार भी बनिए और इसका पालन भी करिए, ऐसा हमें लगता है। जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि आप क्या अपनी ट्रोलिंग के लिए भी तैयार हैं इसके बाद? क्योंकि आपके ऊपर आरोप यह लगेगा कि इन कानूनों के तहत इनके पीछे छिपकर आप अपने विरोधी विपक्षी दल के जो नेता हैं, विपक्षी पार्टियां जो ट्वीट्स करती थीं, जो आपको सवाल उठाती थीं, उनको भी एंटी नेशनल करार देकर अब आप उनको दबाने की कोशिश करेंगे। हम कुछ नहीं करने वाले। आप जो नेता की चर्चा कर रहे हो, रोज सवाल पूछते हैं कि नहीं? उनके ट्वीट के स्तर क्या, मुझे बताने की जरूरत है क्या? उस देश की जनता जवाब देती है ना। अभी दक्षिण भारत में गए, क्या कहा? यहां इश्यू पर पॉलिटिक्स होती है। अब इसका क्या गए नॉर्थ ईस्ट में, तो यहां की हवा में ताजगी है।
और ये भूल गए कि उत्तर भारत के एक ही कंस्टिट्यूंसी से आसपास से वो जीते हैं, उनकी माताजी जीते हैं, उनके पिताजी जीते हैं, उनकी दादी जी जीते हैं, उनके ताऊ जी जीते हैं, उनके परदादा जी जीते हैं। तो ये तो अरे हिंदुस्तान की बगिया सुधीर बाबू तो ऐसी है जहां तरह तरह के फूल खिलते हैं ना, चाहे वो रायबरेली हो या राउरकेला हो, गुवाहाटी हो या कालीकट हो, यही तो हिंदुस्तान है। तो कुछ लोग करते रहेंगे, उनको करिए, हम कोई रोकना नहीं चाहते हैं। हम न सोशल मीडिया से अपनी हस्ती बनाते हैं, न मीडिया से अपनी औकात बनाते हैं। हम जनता के लिए काम करते हैं और काम करके ही उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन हां, अगर जनता ने हमें चुना है तो जिनका दुरुपयोग होता है उनकी शिकायत का निष्पादन का अवसर मिले, यह हमारा भी एक दायित्व है जो हमने किया है। वैसे एक और फेक न्यूज का आज पोल खुल गई है, वो है नीरव मोदी के बारे में। लोग आपके बारे में कहते थे कि आपकी सरकार ने नीरव मोदी को भगा दिया, लेकिन आज नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की जो रास्ता है वो खुल गया है। तो ये भी बहुत दिन से आपके बारे में एक फेक न्यूज चल रही थी कि आप ही ने उसको भगाया और आप ला नहीं रहे हैं उसको। तो एक लॉ मिनिस्टर होने के नाते आपको खुशी होगी इस बात की। आएंगे आपसे नहीं, पहली बात तो है कि निर्णय बहुत स्वागत योग्य है और भारत की जांच एजेंसियों ने बहुत बढ़िया से वहां पर किया, जिसकी तारीफ स्वयं कोर्ट ने भी की है। इन कभी अगले बार आपके पास आऊंगा तो कौन नीरव मोदी को भगा रहा था और कौन कोतरोकी को बचा रहा था, बोफोर्स के, तो याद है ना जी। उसकी बहुत सी कहानी निकलेगी और बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी कि कोतरोकी के संबंध किस मामा से थे, कौन क्या थे, उनको कैसे पूरी भारत सरकार लगी हुई थी उनको बचाने के लिए और उनको भगाने के लिए। और यहां पर भारत सरकार मोदी जी की नीरव मोदी को लगाने के लिए पूरे एड़ी चोटी का पसीना एक कर रही थी। कभी आऊंगा, चर्चा करूंगा, क्योंकि कुछ लोगों को यह डर लगता था कि अगर श्रीमान कोतरोगी जी हिंदुस्तान आ गए तो बहुत बातें खुलेंगी। जी आइए कभी चर्चा करेंगे जी, जरूर इस पर चर्चा करेंगे कभी और आपसे इसके बारे में और जानकारी लेंगे। रविशंकर जी, हमसे बात करने के लिए और दर्शकों के सामने इतना सब स्पष्ट तरीके से सरल भाषा में बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद आपको बता रहे थे नए नियमों के बारे में, और नए नियमों के बारे में अभी हमारे पास भी और बहुत सारी जानकारी है आपके बारे में आपको बताने के लिए, क्योंकि आपका जीवन भी इसके बाद बदल जाएगा। 3 मिनट का एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद सोशल मीडिया के बारे में, सोशल मीडिया पर 1 मिनट में क्या क्या हो सकता है ये तो हम आपको बताएंगे ही। दूसरा, हम आपको ये भी बताएंगे कि अब इस कलयुग में, इस T20 के जमाने में 5 दिन का टेस्ट मैच 2 दिन में ही कैसे समाप्त हो जाता है, इसका विश्लेषण भी करेंगे इस 3 मिनट के ब्रेक के बाद। कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। योर फूडी फ्रेंड शेफ अजय चोपड़ा आ गया हूँ मैं, आपका दोस्त शेफ गौतम महर्षि। वेलकम टू 3 Courses with पंकज। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप और देखें ह्यूज वैरायटी ऑफ फूड रेसिपीज विद टॉप इंडियन शेफ्स एंड मेनी मोर। तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन
कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन। अब हम आपको सोशल मीडिया से जुड़ी कुछ और दिलचस्प बातों के जरिए यह बताना चाहते हैं कि एक मिनट में ये सोशल मीडिया कंपनियां, ये टेक्नोलॉजी कंपनियां या एक मिनट में फेक न्यूज कैसे सब कुछ बदल सकते हैं। आप हैरान हो जाएंगे जानकर, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। एक मिनट में YouTube पर 500 घंटे के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं हर एक मिनट में, और यह आंकड़ा पूरी दुनिया का है। ट्विटर पर हर एक मिनट में 319 नए यूजर्स अपना अकाउंट बनाते हैं। फेसबुक पर हर एक मिनट में 1.5 लाख मैसेजेस शेयर होते हैं, हर मिनट में 1.5 लाख मैसेजेस। व्हाट्सएप पर 4 करोड़ से ज्यादा मैसेजेस सिर्फ एक मिनट में भेजे जाते हैं। यह संख्या क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े देश कनाडा की कुल आबादी से भी ज्यादा है। कनाडा की कुल आबादी 3.5 करोड़ है। फेसबुक पर हर मिनट लगभग 1.5 लाख तस्वीरें अपलोड की जाती हैं। हर मिनट दुनिया में 13 लाख लोग वॉइस कॉल करते हैं। इंस्टाग्राम पर हर एक मिनट में 1,38,000 विज्ञापनों पर लोग क्लिक करते हैं, एडवर्टीजमेंट्स पर क्लिक करते हैं। लिंक्डइन पर लगभग 70,000 लोग हर एक मिनट में नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। नेटफ्लिक्स पर हर एक मिनट में करीब 4 लाख घंटे के वीडियोस देखे जाते हैं। जूम ऐप पर हर एक मिनट में 2 लाख लोग वीडियो कॉल करते हैं, और इंस्टाग्राम पर सिर्फ 60 सेकंड में 3,47,222 वीडियोस शेयर किए जाते हैं। अब आप खुद सोच लीजिए सोशल मीडिया कितना विशाल है और कितना शक्तिशाली है। यह एक अलग देश के बराबर है। हम लगातार इस विषय को लेकर आपसे चर्चा करते रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग कोरोना वायरस की बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक और संक्रामक है। इसे आप अमेरिका के MIT की एक रिसर्च के जरिए समझिए। MIT ने एक रिसर्च की थी। उसके मुताबिक सोशल मीडिया पर सच्ची और सही जानकारी वाली खबरों के मुकाबले फेक न्यूज 70 गुना तेजी से फैलता है, और फेक न्यूज ज्यादा बार रीट्वीट की जाती है सही न्यूज के मुकाबले। सही खबरों की तुलना में फेक न्यूज 6 गुना तेजी से 1500 लोगों तक पहुंचती है, और सबसे अहम बात यह कि 100 में से 70 लोगों को कभी यह पता नहीं चलता कि उन्होंने जो खबर पढ़ी थी वो असल में गलत, भ्रामक और फेक थी। यही नहीं, तथ्यों से ज्यादा गलत जानकारी को शेयर किया जाता है। ये आंकड़े बताते हैं कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने के लिए इस तरह के कड़े नियमों की भारत को सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हमारी आबादी बहुत बड़ी है और बहुत बड़ी संख्या में लोग, जैसा कि हम आपको ब्रेकअप पहले दिखा चुके थे, बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश के लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। लगभग अब पूरी आबादी हमारे सोशल मीडिया पर किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित होती है। आज हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं, वो ये कि दुनिया में इस समय इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 466 करोड़ है, और इन 466 करोड़ लोगों पर मुट्ठी भर टेक्नोलॉजी कंपनियों का पूरा व्यापार टिका हुआ है। इस समय दुनिया की 5 बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं: फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। इन 5 कंपनियों का नेटवर्थ लगभग 460 लाख करोड़ रुपए है। दुनिया में कुल 195 देश हैं, जिनमें से 143 देशों की कुल जीडीपी भी इन 5 कंपनियों से कम है। जापान जैसे समृद्ध देश की जीडीपी सिर्फ 371 लाख करोड़ रुपए है,
और भारत की जीडीपी इन कंपनियों के नेटवर्थ के मुकाबले 50% से भी कम है। यानी ये 5 बड़ी कंपनियां भारत के जीडीपी से भी बड़ी हैं। ये 210 लाख करोड़ रुपए की हमारी जीडीपी है, जो कि अगर सिर्फ भारत की बात करें तो हमारा 50%, ये जो मैंने आपको फिगर बताई है, ये हमारा 50% है। अगर सिर्फ भारत की बात करें तो वर्ष 2020 में लोगों ने अपने स्मार्टफोन पर हर दिन 4.5 घंटे से ज्यादा समय बिताया। यानी हमारे देश में औसत व्यक्ति 4.5 घंटे तो स्मार्टफोन पर ही बिता रहा है, जबकि वर्ष 2019 में वो सिर्फ 3 घंटे बिताता था। इसका मतलब है पिछले 1 साल में आपने 68 दिन अपने स्मार्टफोन को और दे दिए। यही नहीं, भारत में ऐप डाउनलोड भी पिछले वर्ष के मुकाबले 30% ज्यादा किए गए। ऐप डाउनलोड के मामले में पूरी दुनिया में भारत दूसरे नंबर पर है और चीन पहले नंबर पर है। लेकिन चीन के बारे में सही जानकारी कभी बाहर आती नहीं है, इसलिए पक्के तौर पर कहा नहीं जा सकता कि चीन में हो क्या रहा है। अगर वैसे आप देखें तो फिर भारत पहले नंबर पर कहलाएगा, क्योंकि भारत के जो फिगर्स आते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ऐप्स में पहले और दूसरे नंबर पर है। व्हाट्सएप और फेसबुक ये हमारे मनपसंद ऐप्स हैं भारत के। इसका मतलब है कि भारत अब इन कंपनियों के लिए सबसे बड़ा डिजिटल बाजार बन चुका है और यहीं से ये कंपनियां बड़ा पैसा कमाना चाहती हैं। लेकिन जैसा हम आपको लगातार कह रहे थे, ये कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हैं। ये इंटरनेट का नशा लेकर हमारे देश में आई हैं और अब आपने देख लिया, ये नशा धीरे धीरे हमारी पूरी आबादी को हड़प रहा है। अब जो स्मार्टफोन का ये जो नशा है, जो हम आपको बता रहे थे, हमारे देश में औसतन हर व्यक्ति 4.5 घंटे इंटरनेट का ये नशा करता है अपने स्मार्टफोन के जरिए। और जितना आप ज्यादा नशा करेंगे उतनी ज्यादा इन बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों की कमाई होगी। ये चाहते हैं आप और ज्यादा नशा करें, इसलिए आपने देखा होगा सबसे पहले इन्होंने इस नशे को आपको मुफ्त में बेचा। पहले आपसे पैसा नहीं लिया, अभी भी आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं। व्हाट्सएप अभी भी आपसे पैसा नहीं ले रहा, फेसबुक अभी भी आपसे पैसा नहीं ले रहा, लेकिन अभी वो आपको नशे का आदी बना रहे हैं। और फिर एक दिन अचानक जब आप उठेंगे सोकर तो आपको पता चलेगा कि अब से आपको व्हाट्सएप का पैसा देना होगा, फेसबुक का पैसा देना होगा। और जब तक आप पैसा नहीं दे रहे हैं, आप खुद उत्पाद हैं, आप खुद प्रोडक्ट हैं, क्योंकि इन सारी कंपनियों ने आपसे पैसा तो नहीं लिया, लेकिन आपके डिटेल्स सारे ले लिए। आपका बैंक अकाउंट उनके पास है, आपका फोन नंबर उनके पास है, आपसे जुड़ी तमाम जानकारियां उनके पास है, जिन्हें वो बाजार में आपको बिना बताए बेचते हैं और वहीं से वो सारा पैसा आपका निकाल लेते हैं। इसलिए ये सारी सर्विसेज आपको मुफ्त में देते हैं, लेकिन ये भी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी है जो भारत के लोगों को एक तरीके से नशे का आदी बनाकर अपना गुलाम बना लेंगे। और ये चाहते ये हैं कि ये सर्वर इनके हमेशा बाहर रहें, ये यहां टैक्स नहीं देना चाहते, यहां के कानून मानना नहीं चाहते, और ये चाहते हैं कि इनके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल ना चले। इसलिए दुनिया भर में जहां जहां बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, जहां जहां लोकतंत्र चल रहा है, वहां ये कंपनियां उन देशों को सबसे ज्यादा चुनौती दे रही हैं और उनमें भारत भी एक है। इसीलिए आपने देखा होगा अब हमारे देश में जो आंदोलन होते हैं, जैसे अभी जो किसान आंदोलन हो रहा है, इस तरह के आंदोलनों में इन कंपनियों का जबरदस्त इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आपको क्रिकेट के बारे में बताना चाहते हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ने इंग्लैंड को 10 विकेट से हरा दिया है। यह आप सबके लिए बहुत अच्छी खबर है। 5 दिन का यह टेस्ट मैच सिर्फ 2 दिन में समाप्त हो गया। यह दिन रात का टेस्ट मैच था जिसमें केवल 132 ओवर और 4 गेंदें फेंकी गई और दोनों टीमों ने मिलकर सिर्फ 387 रन बनाए। इंग्लैंड ने पहली पारी में 112 रन बनाए और भारत ने 145। दूसरी पारी में इंग्लैंड ने 81 रन बनाए और इसके बाद भारत ने 49 रन बनाकर यह मैच जीत लिया। कितना सिंपल, कितना स्ट्रेट और कितना जल्दी। वैसे तो क्रिकेट इस देश में एक धर्म की तरह माना जाता है, खिलाड़ियों को भगवान माना जाता है। क्रिकेट के एक्सपर्ट तो इस देश में हर पान की दुकान पर आपको रेडियो पर कमेंट्री सुनते हुए मिल जाएंगे। ऐसे ही कुछ एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इतनी जल्दी खत्म हुए मैच के लिए मैदान की पिच जिम्मेदार है। ऐसी पिच तैयार की गई जो स्पिन गेंदबाजों के लिए अच्छी रही लेकिन बल्लेबाजों के लिए बड़ी खराब थी। पर यहां पर हम ऐसे एक्सपर्ट्स के लिए 3 फैक्ट्स लेकर आए हैं। पहला, दुनिया में कोई भी डे नाइट टेस्ट मैच 5 दिन तक आज तक नहीं चला।
दूसरा, औसतन ये मैच 3 दिन में ही समाप्त हो जाते हैं, जो डे एंड नाइट टेस्ट मैच हैं। तीसरा, भारत में जो 2 डे नाइट टेस्ट मैच बांग्लादेश और अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए, वो मैच भी 2 से 3 दिन के अंदर ही समाप्त हो गए थे और वो दोनों मैच भी भारत ने ही जीते थे। पर इससे आगे हमें लगता है कि 5 दिन के टेस्ट मैच में भारत की इंस्टेंट जीत का क्रिकेट के लिए एक खास संदेश है, और वो ये कि T20 और वनडे मैच की वजह से अब 5 दिन के मैचों में 450 ओवर्स खेलने का धैर्य हमारे खिलाड़ियों में, दुनिया के खिलाड़ियों में बचा नहीं। अब उन्हें वनडे मैच अच्छे लगते हैं, उन्हें T20 मैच ही अच्छे लगते हैं। समाज में सब कुछ अब इंस्टेंट हो गया है, इसलिए यह अलग तरह का विश्लेषण है। आपके आसपास इंस्टेंट नूडल्स हैं, आपके आसपास इंस्टेंट न्यूज है, आपके आसपास इंस्टेंट जस्टिस है, सब कुछ आपको इंस्टेंटली चाहिए। कॉफी भी आपको इंस्टेंट चाहिए। अब 5 दिन इंतजार करने का समय किसी के पास नहीं है, धैर्य किसी के पास नहीं है। जो फिल्म 3 घंटे की पहले बना करती थी कुछ साल पहले, अब वो फिल्में 1-1.25 घंटे में खत्म हो जाती हैं। न्यूज चैनल्स में आप लगातार फटाफट न्यूज देखते हैं, फास्ट न्यूज देखते हैं, क्योंकि अब आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स और न्यूज बुलेटिन्स नहीं देखना चाहते। ऑनलाइन पोर्टल पर बहुत संक्षेप में आने वाली न्यूज पसंद की जाती है, न्यूज इन शॉर्ट, जो जल्दी जल्दी आपको बता दे। सोशल मीडिया पर छोटे संदेशों का चलन है। बड़ी बड़ी वेब सीरीज को लोग फॉरवर्ड करके तुरंत देख डालते हैं एक ही दिन में। वैसा ही बदलाव भारतीय क्रिकेट के डीएनए में भी धीरे धीरे आ रहा है, जिसमें धैर्य की मात्रा कम है और जीत की जिद ज्यादा है। अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। आ गया हूँ मैं आपका दोस्त शेफ गौतम महर्षि। वेलकम टू 3 Courses with पंकज। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप और देखें ह्यूज वैरायटी ऑफ फूड रेसिपीज विद टॉप इंडियन शेफ्स। साथ ही हम आपके लिए लाए हैं खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस, लेटेस्ट न्यूज वीडियोस एंड और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप। योर फूडी फ्रेंड शेफ अजय चोपड़ा। आ गया हूँ मैं आपका दोस्त शेफ गौतम महर्षि। वेलकम टू 3 Courses with पंकज। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप और देखें ह्यूज वैरायटी ऑफ फूड रेसिपीज विद टॉप इंडियन शेफ्स। साथ ही हम आपके लिए लाए हैं खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस, लेटेस्ट न्यूज वीडियोस एंड और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। योर फूडी फ्रेंड शेफ अजय चोपड़ा। आ गया हूँ मैं आपका दोस्त शेफ गौतम महर्षि। वेलकम टू 3 Courses with पंकज। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप और देखें ह्यूज वैरायटी ऑफ फूड रेसिपीज विद टॉप इंडियन शेफ्स एंड मेनी मोर। तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप।
1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन thousands ऑफ प्रोडक्ट्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। योर फूडी फ्रेंड शेफ अजय चोपड़ा आ गया हूँ मैं, आपका दोस्त शेफ गौतम महर्षि। वेलकम टू 3 Course with पंकज। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप और देखें ह्यूज वैरायटी ऑफ फूड रेसिपीज विद टॉप इंडियन शेफ्स। साथ ही हम आपके लिए लाए हैं खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस, लेटेस्ट न्यूज वीडियोस एंड और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप। योर फूडी फ्रेंड शेफ अजय चोपड़ा आ गया हूँ मैं, आपका दोस्त शेफ गौतम महर्षि। वेलकम टू 3 Course with पंकज। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप और देखें ह्यूज वैरायटी ऑफ फूड रेसिपीज विद टॉप इंडियन शेफ्स। साथ ही हम आपके लिए लाए हैं खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस, लेटेस्ट न्यूज वीडियोस एंड और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। योर फूडी फ्रेंड शेफ अजय चोपड़ा आ गया हूँ मैं, आपका दोस्त शेफ गौतम महर्षि। वेलकम टू 3 Course with पंकज। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप और देखें ह्यूज वैरायटी ऑफ फूड रेसिपीज विद टॉप इंडियन शेफ्स एंड मेनी मोर। तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन thousands ऑफ प्रोडक्ट्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। योर फूडी फ्रेंड
शेफ अजय चोपड़ा। आ गया हूँ मैं आपका दोस्त शेफ गौतम महर्षि। वेलकम टू 3 Course with पंकज। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप और देखें ह्यूज वैरायटी ऑफ फूड रेसिपीज विद टॉप इंडियन शेफ्स। साथ ही हम आपके लिए लाए हैं खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस, लेटेस्ट न्यूज वीडियोस एंड और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप। योर फूडी फ्रेंड शेफ अजय चोपड़ा। आ गया हूँ मैं आपका दोस्त शेफ गौतम महर्षि। वेलकम टू 3 Course with पंकज। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप और देखें ह्यूज वैरायटी ऑफ फूड रेसिपीज विद टॉप इंडियन शेफ्स। साथ ही हम आपके लिए लाए हैं खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस, लेटेस्ट न्यूज वीडियोस एंड और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। योर फूडी फ्रेंड शेफ अजय चोपड़ा। आ गया हूँ मैं आपका दोस्त शेफ गौतम महर्षि। वेलकम टू 3 Course with पंकज। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप और देखें ह्यूज वैरायटी ऑफ फूड रेसिपीज विद टॉप इंडियन शेफ्स एंड मेनी मोर। तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन thousands ऑफ प्रोडक्ट्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। योर फूडी फ्रेंड शेफ अजय चोपड़ा। आ गया हूँ मैं आपका दोस्त शेफ गौतम महर्षि। वेलकम टू 3 Course with पंकज। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप और देखें ह्यूज वैरायटी ऑफ फूड रेसिपीज विद टॉप इंडियन शेफ्स। साथ ही हम आपके लिए लाए हैं खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस, लेटेस्ट न्यूज वीडियोस एंड और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप। योर फूडी फ्रेंड शेफ अजय चोपड़ा। आ गया हूँ मैं आपका दोस्त शेफ गौतम महर्षि। वेलकम टू 3 Course with पंकज। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप और देखें ह्यूज वैरायटी ऑफ फूड रेसिपीज विद टॉप इंडियन शेफ्स। साथ ही हम आपके लिए लाए हैं खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस, लेटेस्ट न्यूज वीडियोस एंड और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप। ये मेरे पापा हैं। हो
हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। योर फूडी फ्रेंड शेफ अजय चोपड़ा आ गया हूँ मैं, आपका दोस्त शेफ गौतम महर्षि। वेलकम टू 3 Course with पंकज। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप और देखें ह्यूज वैरायटी ऑफ फूड रेसिपीज विद टॉप इंडियन शेफ्स एंड मेनी मोर। और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। अमेरिकी आविष्कारक सैमुअल कोल्ट को कोल्ट रिवॉल्वर के लिए वर्ष 1836 में आज ही के दिन पेटेंट मिला था। यह रिवॉल्वर एक खास मैकेनिज्म पर आधारित है जिसे हर बार रीलोड किए बिना फायरिंग की जा सकती है। इस रिवॉल्विंग सिलेंडर पिस्टल को बनाने के लिए सैमुअल कोल्ट ने कोल्ट्स पेटेंट फायर आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत की थी और वर्ष 1846 में मैक्सिकन वॉर के दौरान अमेरिका की सरकार ने उन्हें पहला 1000 कोल्ट रिवॉल्वर का बड़ा ऑर्डर दिया था। 1914 से 1918 तक चले पहले विश्व युद्ध के दौरान कोल्ट रिवॉल्वर का बड़े स्तर पर उत्पादन हुआ। क्रिकेट की दुनिया के महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन का निधन वर्ष 2001 में आज ही के दिन हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर सर डॉन ब्रैडमैन को टेस्ट क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माना जाता है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 99.94 के औसत से रन बनाए, जो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। डॉन ब्रैडमैन अपनी आखिरी पारी में 0 पर आउट हो गए थे और अगर उस दिन वो 4 रन और बना लेते तो उनका रन बनाने का औसत 100 रन प्रति पारी हो जाता। यानी एक कामयाब से कामयाब इंसान भी अपने फेयरवेल की स्क्रिप्ट अपनी मर्जी से लिख नहीं सकता। कामयाबी की पिच पर हमेशा बहुत ज्यादा फिसलन रहती है और बड़े बड़े खिलाड़ी इस पर फिसल जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े पर्यटक कहे जाने वाले मशहूर लेखक इब्न बतूता का जन्म सन 1304 में आज ही के दिन मोरक्को में हुआ था। इब्न बतूता ने 30 वर्षों तक दुनिया के अलग अलग देशों की यात्रा की। उन्होंने अपनी यात्राओं के अनुभवों को अपनी किताब रिहला में लिखा। इब्न बतूता दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत भी आए थे और 1960 और 70 के दशक के मशहूर बैंड द बीटल्स के लीड गिटारिस्ट जॉर्ज हैरिसन का जन्म वर्ष 1943 में आज ही के दिन हुआ था। जॉर्ज हैरिसन भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित थे, जिसका असर उनके संगीत में भी दिखाई देता था। जॉर्ज हैरिसन ने मशहूर सितार वादक पंडित रविशंकर के साथ मिलकर कई यादगार धुनें तैयार की थी। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में हमें सूर्य का बेसब्री से इंतजार रहता है, लेकिन गर्मियों में यही सूरज हमें चुभने लगता है। इसलिए यही बदलाव सबसे स्थायी है। नमस्कार। ये मेरे पापा हैं